हाँ, नमस्कार बच्चों। जैसे हम अपने चैनल के ऊपर 10+2 फिजिक्स की पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के बच्चों के लिए या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों के लिए एमसीक्यू सीरीज लॉन्च की है, जिसका एक लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया था। और पिछले लेक्चर में हमने पंजाब एजुकेशन बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की डेट शीट भी आपको बताई थी। जो पीएससी बोर्ड के बच्चे हैं, पंजाब एजुकेशन बोर्ड मोहाली, उनका एग्जाम 4 मार्च को है। फिजिक्स का 10+2 की बात हो रही है। और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए जो एग्जाम है वो 21 फरवरी को है। तो हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर एमसीक्यू सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। एमसी सीरीज के अंदर पहले हम थोड़ी थोड़ी थ्योरी बता रहे हैं, टॉपिक वाइज थ्योरी बता के उसके साथ साथ ही उसके एमसीक्यू जनरेट कर रहे हैं। ये एमसीक्यू पढ़ के आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हो और किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, यूपी, हरियाणा, पंजाब स्टेट बोर्ड के या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं या आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, थ्योरी को पढ़कर बेनिफिट उठा सकते हैं। जो जेई मेन नीट के बच्चे हैं उनके लिए भी ये थ्योरी, बेसिक थ्योरी और बेसिक एमसीक्यू काम आ जाएंगे। ये बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बनाए गए एमसीक्यू सीरीज हैं, तो उम्मीद करेंगे आपको पसंद आएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चार्ज। चार्ज टोटल चार्ज बॉडी की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण ही बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सपीरियंस होती हैं। चार्ज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्वांटाइज माना जाता है, एडिटिव होता है। क्वांटाइज का मतलब है टोटल चार्ज किसी बॉडी के ऊपर जो है वो काउंटेबल है, गिन के बताया जाता है, डिस्क्रीट है। और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से या कितने प्रोटॉन से मिलके बना है। एन एक इंटीजर है, एन फ्रैक्शन नहीं होगा। ई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, जो वैल्यू है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज ऑन द प्रोटॉन है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम माना जाएगा। तो Q जो है टोटल चार्ज है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएगा, अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो चार्ज की ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज आपको समझ आ जानी चाहिए। स्केलर प्रॉपर्टी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। चार्ज क्वांटाइज होता है, एडिटिव नेचर का होता है। चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो कूलम है, और जो सीजे यूनिट है वो स्टैट कूलम। तो एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये आप याद रखोगे। ठीक है, तो इसी के बेस के ऊपर हम एमसीक्यू बना रहे हैं। फर्स्ट पेपर में, स्टेट बोर्ड में या किसी बोर्ड में, चार्ज इज ए डैश क्वांटिटी, क्या पूछा जा सकता है? चार्ज कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर, वेक्टर, ऑप्शंस कैन बी वेक्टर, टेंसर, नन। तो चार्ज कौन सी क्वांटिटी है अभी हमने बताया? स्केलर। दूसरी बात, 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मैनी स्टेट कूलम्स। तो ऑप्शंस आपको पता लग जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली थ्योरी बेस होते हैं, तो हमने फॉर्मूलाज को और थ्योरीज को याद करना है। थर्ड क्वेश्चन हम कह सकते हैं चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। समटाइम वेरी इजी क्वेश्चंस आते हैं, उसको एमसीक्यू बेस में पूछ सकते हैं और ट्रू एंड फॉल्स में पूछ सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो उम्मीद है बेटे इस तरह से आपको समझ आना शुरू हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, साथ साथ लिखेंगे और साथ साथ ही आपको बताते जाएंगे। अब ध्यान से देखना, अब हम चल रहे हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जो है, मैं साथ साथ थ्योरी भी बता रहा हूँ बोल के और साथ साथ थोड़ा लिख रहा हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसके अंदर ध्यान से सुनो। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed.
in an isolated system. No doubt it is in an isolated system. ये एक स्टेटमेंट है जो जनरली हमारे बच्चे याद करते हैं. तो टोटल चार्ज बिफोर एक्शन, आफ्टर एक्शन, बिफोर रबिंग द टू बॉडीज, आफ्टर रबिंग टू बॉडीज. जनरली एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिया होता है कि ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हैं तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है आफ्टर रबिंग. तो ग्लास प्लस सिल्क के बाद फिर ग्लास प्लस सिल्क, पहले ये न्यूट्रल होता है, चार्ज जीरो, ये भी चार्ज जीरो. ये रबिंग मीन्स फ्रिक्शन के कारण ग्लास के ऊपर मान लो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और सिल्क ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 2 नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर. तो 2 यूनिट पॉजिटिव हो गया, 2 यूनिट नेगेटिव हो गया. जब टोटल देखेंगे तो नेट चार्ज आफ्टर रबिंग भी जीरो होगा, बिफोर रबिंग भी जीरो होगा. तो इसलिए चार्ज इज कंजर्व्ड. इस तरह से हम बहुत सारी और एग्जांपल्स ले सकते हैं. जनरली हमारे बच्चों ने न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस को देखा हुआ है कि न्यूट्रॉन स्ट्राइक्स विद द यूरेनियम 92 238, it splits into krypton plus barium plus 3 neutron plus energy. तो 56 36. ओके. तो टोटल चार्ज इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द सिस्टम. न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, जीरो. यूरेनियम के पास 92 प्रोटॉन्स हैं. आफ्टर एक्शन क्रिप्टॉन के पास 56 हैं, बेरियम के पास 36 हैं, न्यूट्रॉन के पास जीरो है, तो 92 हो गया. तो ध्यान से देखिए, टोटल चार्ज रिएक्शन से पहले भी 92 था, बाद में 92 है. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की एग्जांपल है. सिमिलरली ड्यूटेरियम है, दूसरे ड्यूटेरियम आइटम के साथ रिएक्ट करेगा. तो जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन फिजिबल हैं उन सभी में ये जो एटॉमिक नंबर होता है, 1 इज एटॉमिक नंबर, यही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है. ये जो ऊपर लिखा हुआ ये मास नंबर होता है, ध्यान से देखिए. ये प्रोटॉन्स, ये जो है मास नंबर है, ये भी मास नंबर है. तो सभी न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास नंबर भी बैलेंस होते हैं. पर बिकॉज वी आर डिस्कसिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज, तो चार्ज को हम एटॉमिक नंबर से डिस्कस कर रहे हैं, जैसे 0, 92, 56, 36. क्लियर. इस तरह से, इस तरह इसका मास नंबर होता है 92, 141. अगर इनको भी ऐड करोगे तो 236 बन जाएगा, है ना. हाँ, यूरेनियम 92, 235, 235, 235 ले लेना एग्जाम्पल. ये बाय मिस्टेक 92, 235 रेक्ट करता है फिशन के अंदर. तो यहाँ देखो चार्ज 1 प्लस 235, इसको ऐड करोगे 236 से आएगा. इधर देखो 92 प्लस 141 प्लस 3 इंटू 1, तो मास नंबर भी बैलेंस है. ओके. तो एटॉमिक नंबर भी बैलेंस है, मास नंबर भी बैलेंस है. पर हमारा जो इसमें मेन कंसर्न है दैट इज द एटॉमिक नंबर, जिसको हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कहते हैं. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज की ये ब्रीफ सी थ्योरी थी. नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा कूलम लॉ है. तो किस तरह के एमसीक्यू बनेंगे ये मैं जल्दी जल्दी से आपको ब्रीफ थ्योरी बताने वाला हूँ. कूलम लॉ कहता है कि चार्ज बिटवीन force of attraction between two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. तो ये force and system between them is, let us take air. अगर force between two charges लिखना है SI सिस्टम में तो हम ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन जीरो.
मेरी कोशिश है कि आपको जल्दी जल्दी से इसको बोलते क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस ऑब्लिक एयर एटसेट्रा। तो इसको वन शॉट भी कह सकते हो, इसको एक डिफरेंट ढंग का, जितना जितना टॉपिक होता जाएगा उसका उसका एमसीक्यू होता जाएगा, ताकि एमसीक्यू लगाना आसान हो जाए। तो इसकी कितनी वैल्यू है आप ध्यान से फिर देखेंगे हम लोग। सिर्फ पढ़ते हुए पेशेंस बना के रखिए, पेशेंस लूज नहीं करनी है प्लीज। ये बच्चों से इस बार गुजारिश है, जब पढ़ रहे हैं तो पेशेंस बना के रखिए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो बात हो रही है, दो चार्जेस लिए हैं, उनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस हुए आर है। अब जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके बाद बात करूंगा एमसीक्यू क्वेश्चन की, उसको पहले ध्यान से देख लें, थ्योरी कवर कर लें, फिर हम एमसीक्यू लगाएंगे इस टॉपिक कूलम ला के। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। यहाँ पे चार्जेस के बीच में एयर है या वैक्यूम है, ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, और आर उनका डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज है। तो इस हिसाब से जो फोर्स बनी, कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ये कैसी फोर्स हुई, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब है इट एक्ट्स अलोंग द लाइन, it acts along the line joining the centers of the two joining the centers of two charges। तो ये प्रॉपर्टीज की बात हो रही है बेटे जी, ध्यान से देखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स की प्रॉपर्टी सेकंड, ध्यान से सेकंड प्रॉपर्टी देखिए। फोर्स ओबेज 1/r²। तो कूलम फोर्स ओबे करती है कौन सा ला, obeys the inverse scale light, it always obeys inverse scale law, it varies as 1/r²। 1/r⁻³ नहीं, 4 नहीं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कैसे, और दूसरी फोर्सेज होती हैं जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, आपने +1 में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2/r²। दो मासेस के बीच में डिस्टेंस r है, उनके बीच में जो ये जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. When we combine these two factors, we get this result. F is equal to G m1 over m2 over r²। G is called constant proportionality, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ भी जो ये कांस्टेंट आया है वो 1/4πε0 आया है। इसी तरह से इधर जी की वैल्यू होती है, इधर ऐसे ही 1/4πε0 की वैल्यू होती है। तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये रिजल्ट हम याद रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कैसे निकलता है ये भी बता देंगे। आप वैल्यू पुट करोगे ना, यहाँ पे 1/4, पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85, 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करने के बाद यही आंसर बनेगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आपने इसको लर्न करना है। ऐसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.62 10⁻11, जो भी होता होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हमें इस समय इसकी वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें बस इसको कंपैरिजन करके आपको बता रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स, दोनों में ये सिमिलैरिटीज हैं कि दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को वे कर रही हैं, दोनों ही सेंट्रल फोर्सेस हैं। सेंट्रल फोर्स का मतलब है इट एक्ट्स अलोंग द लाइन
ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। ठीक है, अब आपको एक एप्सिलॉन नॉट के बारे में पता चल गया। एक कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू है, आपने लर्न करनी है। फिर पेशेंस बना के रखिए, वेरी गुड क्वेश्चंस आर कमिंग नाउ। एप्सिलॉन नॉट, फिर उसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखिए। तो पंजाब एजुकेशन बोर्ड में सम टाइम एमसीक्यू डायरेक्ट बन जाते हैं। इसके बाद की थ्योरी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, और अगर हमने चार्ज बिटवीन टू बॉडीज इन द मीडियम लिखना हो, अब दो चार्ज बॉडीज हैं Q1, चार्ज का मतलब दो चार्ज बॉडीज Q1 Q2, उनके बीच में डिस्टेंस सेम r है, पर उनके बीच में कुछ मीडियम रख दिया गया है, मे बी इलेक्ट्रिक, सम इलेक्ट्रिक माइका शीट। तो उसका जो एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन होगा अकेला, उसका ये फॉर्मूला होगा कूलम्ब फोर्स का। अब सारी थ्योरी तो नहीं पढ़ाई जा सकती। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन सम मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला। तो एप्सिलॉन का मतलब यहाँ पे है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये हमें नहीं पता, याद रखना, इसकी कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर। ठीक है, तो ये याद रखिए। ये एप्सिलॉन नॉट कब आएगा? जब दो चार्ज बॉडीज के बीच में एयर एस मीडियम था। अगर उन्हीं दो चार्ज बॉडी के बीच में कोई मीडियम है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसको मीडियम का कुछ होगा, अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं, एफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर ओवर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम, तो हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। पेशेंस रखिए, चाहे CU2 के बच्चे हैं, चाहे जेई मेन के बच्चे हैं, इस समय इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, चाहे पंजाब बोर्ड के बच्चे हैं, या CBSE या स्टेट बोर्ड पंजाब हरियाणा हिमाचल, आप इसको ध्यान से देखिए। एप्सिलॉन आने वाला आंसर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। मैंने इसको वन शॉट का नाम नहीं दिया जैसे जनरल वीडियो लेक्चर में दिया जाता है, क्योंकि वन वीडियो लेक्चर में लगातार थ्योरी पढ़ाई जा रही है। यहाँ थ्योरी भी है, MCQ भी है, न्यूमेरिकल्स भी हैं। ज़्यादा स्ट्रेस हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर है, जिसमें CBSE में शायद 18 क्वेश्चंस आते हैं और स्टेट बोर्ड में हमारे 28 क्वेश्चंस आते हैं। सारे सिलेबस में से MCQ सेक्शन पार्ट ए, जिसमें 23 क्वेश्चन तो डायरेक्टली होते हैं, फिर 5 क्वेश्चन MCQ होते हैं, अबाउट 28 मार्क्स के। 20 एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और 1 ऑप्शन ही करेक्ट होता है, तो 28 मार्क्स आसानी से एक्वायर कर सकते हो। लेकिन जितने MCQ करने आसान हैं, MCQ करना उतना ही मुश्किल है। अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, ये डाउट अपने माइंड से निकाल दीजिए कि सिर्फ फॉर्मूला पढ़ेंगे, छोटी सी फॉर्मूला बुक ले लेंगे, उसको लास्ट टाइम रिवाइज कर लेंगे, उससे MCQ हो जाएंगे। नो, MCQ करने के लिए NCERT या कोई भी टेक्स्ट बुक की प्रॉपर थ्योरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ होनी बहुत बहुत जरूरी है। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैंने क्या किया है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर और फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम को डिवाइड करके आपके सामने एक कांस्टेंट लिखा है, जिसका नाम मैंने एप्सिलॉन आर लिखा है, और इसको मैंने बोला है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसी को हम कैपिटल के बोलते हैं, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, समटाइम इसको स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी बोलते हैं। तो ये जो के की वैल्यू है वो एयर के लिए तो 1 होती है, ठीक है। कंडक्टर के लिए ये इन्फिनिटी होती है, याद कर लेना है। अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, उसकी वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेके आगे कुछ वैल्यू तक, सम वैल्यू होगी, सम वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब एक छोटा सा फॉर्मूला बना, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर बिटवीन फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो इस तरह से एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट को हम एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन इसका मतलब हो जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर।
तो एप्सिलॉन आर को ही हम डायरेक्टरी कांस्टेंट बोलते हैं, एप्सिलॉन इंटू के। तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे न्यूमेरिकल्स के लिए, ये वाला फॉर्मूला। ओके, तो किसी किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हम निकाल सकते हैं अगर हमें ये तो पता ही होता है एप्सिलॉन नॉट स्टैंडर्ड है, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता हो। तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, के इज इक्वल टू एफ एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट एफ एयर बाय एफ मीडियम। अब मैं थोड़े से एमसीक्यू की बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 3 एमसीक्यू पीछे हमने लगाए थे, फोर्थ एमसीक्यू जो टॉपिक हो गया है उसके ऊपर एमसीक्यू में लिखेंगे एप्सिलॉन आर is also known as, क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शंस आपको समझ आ गए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, नन। मैं 3 ऑप्शन वैसे ही बना रहा हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज। इसको डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन हम ए लिख सकते हैं। नंबर 5, if, अब now question start, if the force between two point charges is 240 Newton and 240 Newton in air, 240 Newton, 240 Newton in air, 240 Newton in air, find the force between the same two charges placed at the same distance apart। ये न्यूमेरिकल टाइप हो गया। In a medium with reactive constant k is equal to 80, आंसर फिलिंग ब्लैंक से पूछ सकते हैं, छोटे न्यूमेरिकल सीबीएस से पूछ सकते हैं, स्टेट बोर्ड में सीधा। तो हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, सोल्यूशन में ध्यान से देखते जाओ, हिम्मत बना के रखो। अभी हमारे पास फॉर्मूला एफ ए ओवर एफ मीडियम इज इक्वल टू के। हमने क्या निकालना है यहाँ पे, फोर्स इन एयर इज 240, फोर्स बिटवीन द टू चार्ज इन मीडियम नहीं पता, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो हम 240 को 80 से डिवाइड करेंगे, तो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन मीडियम डेट इज 3। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर 3 आ जाएगी, 3 मीन्स 3 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या है, अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स है और चार्जेस के बीच में अगर मीडियम रखते हैं और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हैं जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम विल बी लेस देन द फोर्स बिटवीन टू। अब इसी पे क्वेश्चन बन जाएगा, इसी पे देखो क्वेश्चन, हम एमसी क्वेश्चन बना सकते हैं, ट्रू फॉल्स बना सकते हैं, असर्टेड रीजनिंग क्वेश्चन भी बना सकते हैं। क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनाता है पेपर सेटलर, चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो, सीबीएसई का हो, किसी भी तरह का एग्जामिनर हो, कैसे बनाएगा। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फिर द ब्लैंक्स बना दिए मैंने, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस हमें नहीं पता, व्हेन ए मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू चार्जेस। ऑप्शंस हैं, आंसर है इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। मैंने अभी बात की है बच्चों, क्या बात की है, ये देखो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस जब भी मीडियम प्लेस करते हैं
When medium is introduced with the electric constant k greater than 1, मैं बात करना साथ में लिखा होगा न्यूमेरिकल में कि इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी वैल्यू का है। मैंने k ग्रेटर देन 1 कर दिया, ठीक है। तो k इज ग्रेटर, इफ इट इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स इन चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर इज ग्रेटर देन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। इसका मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम विल बी लेस देन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर। इसका मतलब क्या आ जाएगा, फोर्स क्या करेगी, हमेशा डिक्रीज करेगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी हमने 6 MCQ क्वेश्चन बना लिए, थोड़े से और बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल क्वेश्चन भी स्टेट बोर्ड पूछता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर या प्रोटॉन आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन पूछे या प्रोटॉन पूछे, ये क्वांटाइजेशन इक्वेशन के बेस पे आ गया। टोटल चार्ज 1 कूलम, एन हमें पता नहीं, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 10⁻19 कूलम, जो याद रखेंगे। तो एन की वैल्यू क्या आएगी, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻19 कूलम, कैंसिल हो जाएगा कूलम, ये डिवाइडेड, ये बन जाएगा एन इज इक्वल टू, दोबारा से देखें, एन इज इक्वल टू ये 10⁻+19 डिवाइडेड बाय 1.6, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, ठीक है। ये 10 ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, ये बन जाएगा आपका, देखो ध्यान से, 1.6 ऊपर हो जाएगा 100, 16 और 10⁻18, एक 10 कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 4 का 425। तो ये आंसर आएगा 6.25, 25 को 4 से डिवाइड कर लो और 10⁻18, एन की वैल्यू आ रही है। तो आप याद रखोगे इस आंसर को, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, और 6.25 10⁻18 प्रोटॉन मिलके 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, दिस वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगर कोई बॉडी लूज करती है, जैसे फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट है, ग्लास रोड को सिल्क से रब करते हैं, तो ग्लास रोड को जब रब करते हैं सिल्क से, तो ग्लास रोड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज and silk acquires negative charge. So question is try to understand my question. When electrons are transferred from glass to silk, what happens? What happens to the mass? When charge is transferred, it's a very important MCQ. When charge is transferred, mass changes. What's the meaning of mass? Glass rod is losing electron. The mass of the glass rod will decrease. The silk is gaining 2 electron, 3 electron, 5 electron, whatsoever. जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ग्लास, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सिल्क, क्योंकि सिल्क ने कुछ इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। नो डाउट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ द प्रोटॉन इज very less. Even then the mass of the silk rod increases. We will say that during friction electricity, during the charging of the bodies, the mass increases, or when the charge is transferred between two bodies, one body loses the mass, second body gains some mass, or you can say during charges mass increases. But when mass is transferred from one body to another, of course both the bodies are neutral. When mass is being transferred from m1 to m2,
there is no change in the value of charge. When mass is transferred, no change in charge because body was earlier neutral, it is also neutral after transfer of mass. This is very important question now. The difference between charge and mass. What we are discussing here, difference between charge and mass. Charge and mass. Charge can be positive, charge can be negative, charge can be neutral or zero. Mass is always positive. I am discussing in short charge and mass. Charge is quantized. That means total charge on the body can be given by this quantization equation. But mass is not quantized. The minimum amount of mass that can exist ये हमें पता नहीं है. कम से कम मास कितना लेना है. Okay, when body moves with the velocity comparable to the velocity of light, half the velocity of light, c by 2, c by 4, c is the velocity of light, 3 × 10⁸ meter per second, then mass changes. Generally, mass increases. Suppose if the mass of the velocity of the body is half the velocity of light, m naught is the rest mass, let us take 10 milligram. The new mass of the body will be 10 divided by 1 minus v square. V is c by 2 square over c square. So it is 10 divided by 1 minus c square over 4 over c square. C square cancel. 10 over 1 minus 1 over 4. 10 over 3 over 4 under root m is equal to 10 over under root 3 over into under root 4. Under root 4 is 2. 2 into 10 over under root 3. Under root 3 is 1.732 into 10. 2 over 1.7 is approximately 1.1. 1.110 is approximately 11. No doubt I am not taking milligram just for reference. Of course, charge the mass of the it is the microscopic world, not in the macroscopic world. The masses are small and the charged particles are very light particle and they are moving with the velocity comparable to the velocity of light. तब जाके ये relativistic theory, Einstein theory of relativity लगती है, जिसके अकॉर्डिंग जो है मास इंक्रीज करता है जब कोई बॉडी वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास पहुंचती है. जब वेलोसिटी ऑफ लाइट के हाफ फोर्थ से वेरी करती है, पार्टिकल मूव करता है, तो उसका मास इंक्रीज करता है. लेकिन चार्ज बॉडी जितनी मर्जी वेलोसिटी से मूव करे, वेलोसिटी का चार्ज डज नॉट चेंज. चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आता किसी चार्ज बॉडी के ऊपर. जितनी मर्जी वेलोसिटी से उसको मूव करवा लो, चाहे वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास पहुंच जाओ. ये कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है एमसीक्यू करने के लिए. ये एमसीक्यू भी बन जाएंगे, ये ट्रू एंड फॉल्स भी बन जाएंगे और ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी बन जाएंगे. अब दो बॉडीज के बीच जब मास एक्सचेंज होते हैं, दो बॉडी के बीच जब मास एक्सचेंज होता है तो चार्ज को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. चार्ज डज नॉट चेंज क्योंकि दोनों बॉडीज पहले भी न्यूट्रल थी. न्यूट्रल का मतलब होता है उसके अंदर उतना ही पॉजिटिव चार्ज है जितना नेगेटिव है. इसके पास भी टोटल पॉजिटिव उतना ही है, नेगेटिव उतना ही है. पॉजिटिव उतना है, नेगेटिव उतना है. तो न्यूट्रल बॉडी ने इसने मान लो आधा किलोग्राम मास दिया, इसको इसने गेन किया, तो चार्ज पहले भी न्यूट्रल था, बाद में न्यूट्रल है. अगर किसी बॉडी ने चार्ज बॉडी ने अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए ए बॉडी से बी बॉडी, तो जिसने लूज किए उसका मास डिक्रीज हो गया और जिसने गेन किए उसका मास इंक्रीज हो गया. तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वेश्चंस. तो ये 15 मैंने टिप्स दे दिए आपको. तो मैं एक शॉर्ट समरी बनाना चाहता हूँ. समरी देखिए और एमसीक्यू देखिए. देख लिया आपने किस तरह से एमसीक्यू बनेंगे. तो ये समरी बनी. चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी. दूसरा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट
is epsilon r equal to electric constant. Third, epsilon r equal to k is equal to 1 for air, k is equal to infinity for conductor. अगर दो बॉडीज के बीच में, दो चार्ज बॉडी के बीच में इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंफिनिटी वाला रख दोगे, ठीक है, कंडक्टर रख दोगे, तो इन द केस ऑफ कंडक्टर, इन द केस ऑफ कंडक्टर k इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो F मीडियम इज इक्वल टू F एयर बाय k बन जाएगा इंफिनिटी, तो फोर्स बिकम जीरो. Force between two charges when they are placed in a medium with the medium is a conductor, then force is zero. Then you can remember this thing like this. It is a short summary कम revision कम MCQ कम one shot. आप जैसे समझना चाहें समझ लें, ये आपका दिमाग है, ठीक है. हमने तो रिजल्ट भी याद रखने हैं नॉलेज के साथ. तो फोर्स अगर ध्यान से देखना, अगर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर लिख रहे हो तो उनको इस फॉर्मूले से लिखा जाएगा. अगर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम लिख रहे हो तो आप इस फॉर्मूले से लिखोगे. अब कोई बच्चा पूछता है सर ये तो हो गए दोनों ही एसआई सिस्टम में, किस सिस्टम में. अगर कोई कहता है कि सर सीजे सिस्टम में हो, चार्जेस दोनों स्टैट कूलम में हो, डिस्टेंस सेंटीमीटर में गिवन हो, फोर्स का यूनिट क्या होगा, डाइन. यहाँ फोर्स का आंसर दोनों में किसके आएगा, न्यूटन. ऐसे सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन. सीजे सिस्टम में फोर्स का यूनिट होगा डाइन. चार्जेस का स्टैट कूलम, उस केस में ये फॉर्मूला, और एयर मान लेते हैं एज ए मीडियम है दोनों चार्जेस के बीच में, तो ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/k Q1 Q2 बाई आर्स के. ये फॉर्मूला है जनरल इन सीजीएस सिस्टम. अगर ये एयर एस सिस्टम है तो K1 हो जाएगा. तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर इज इक्वल टू Q1 Q2 और आर स्क्वायर. गलती से भी न्यूमेरिकल करते हुए सीजीएस सिस्टम में और एयर एस सिस्टम लेते हुए 1/4 एप्सिलॉन नॉट जीरो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है. क्लियर हो गया आंसर. तो आज की वीडियो लेक्चर को यहीं हम समाप्त करें. उम्मीद करेंगे कि आपको समझ आया होगा. ये अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग की थ्योरी है. अगले वीडियो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी हैं जहाँ रियल हैं, टॉर्क एक्टिंग कैसे एक्ट करता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल कैसे एक्ट करती है, किस तरह से दोनों टॉपिक्स के मिला के कंसेप्चुअल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे. ये मतलब सीबीएसई बोर्ड के 1 मार्क में भी काम आ जाएगी इतनी थ्योरी, 2 मार्क्स में भी काम आ जाएगी, एमसीक्यू में भी आ जाएगी, ट्रू एंड फॉल्स में भी आ जाएगी, रीजनिंग में भी आ जाएगी. अगर इसको ध्यान से समझोगे तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम कूलम लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी बेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आगे थ्योरी को बढ़ाते हुए एमसीक्यू सीरीज के साथ जोड़ते हुए इसको कवर करेंगे. आज की वीडियो लेक्चर में आपके इंट्रोडक्शन के लिए ये था. इस टॉपिक को ध्यान से सुनते जाइए और सीरीज को साथ साथ जोड़ते जाइए. जब भी लेक्चर नंबर 3 सुने तो लेक्चर नंबर 1 और 2 को सुन ले पहले, फिर बैठे लेक्चर के अंदर कॉपी पेन लेके, और जो जो न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू यहाँ करवाए जा रहे हैं कोशिश करना कि आपको सारे समझ आए और रिपीट करके फॉर्मूलेस को इस समरी से याद कर लें. आज के वीडियो लेक्चर को आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये सीरीज पसंद आएगी. जैसे समय मिलेगा हम अपलोड करते जाएंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.